बारे में आपको बताने वाला हूँ। कैसे बेनिफिट? तो ये ऐसे बेनिफिट है जो ड्यूरिंग द वर्क भी है और आफ्टर रिटायरमेंट भी है, मतलब एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो उसके बाद भी फायदा पहुंचाते रहेंगे। दूसरे भाषा में आप इसे सोशल सिक्योरिटी लॉस भी कह सकते हो। सोशल सिक्योरिटी लॉ वो होते हैं जो एक वर्कर को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और फाइनेंशियली फायदा पहुंचाते हैं। तो इन लॉस की कैटेगरी में मैं 3 लॉस को डालना चाहूंगा। सबसे पहला जो लॉ है उसका नाम है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये पहला लॉ है। आपको मैं सबका मतलब भी बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट आए ही ना। दूसरा लॉ जो इसमें आता है वो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। और तीसरा लॉ जो इसमें आता है वो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ये बेटा 3 लॉ ऐसे हैं जो एक एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी का काम करते हैं, मतलब उसको फाइनेंशियली कोई नुकसान ना हो ये बात इंश्योर करते हैं। तो ये तीनों ही लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लॉ की मैं बात करूं, पढ़िए, नाम लिखा है एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन लॉ। तो अब इसको मैं डी कोड करता हूं आपके लिए। यहाँ पे पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, और साथ ही साथ जो आपका लिखा है मिसलेनियस प्रोविजन, तो यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजन का मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ठीक है, और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनना और अच्छे से समझना। लॉ का नाम है एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन लॉ। इसका मतलब है पीएफ का प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन में आती है पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम। पहले बोलो जो मैंने बोला मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? जो मैंने बोला वो समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। आपको लॉ का नाम समझ आ रहा है भाई? लॉ क्या है? लॉ का नाम है एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन, ठीक है। या पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड है और मिसलेनियस प्रोविजन है पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम। अब आप ये बताओ, आपने मूवी देखी है क्या? देखी हो क्या? हाँ सर। कैसी यस सर। कैसी लगी थी? अच्छी थी सर। देख के गिल्टी टाइप का फील नहीं होता? मतलब वो बेमतलब माँ बाप देख लेते वैसे ही काम हो जाता है, हाँ? हाँ। बागबान में क्या दिखाया, अमिताभ बच्चन एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब उसकी जॉब एंड होती है तो थोड़ा बहुत जो पैसा होता है वो अपने बच्चों को दे देता है और उसके बाद उसका अकाउंट हो जाता है नील। और उसके बाद बहुत ज्यादा उसकी बैंड बजती है, आपने देखा है मूवी में, यही तो दिखाया है ना? हाँ सर। यही दिखाया है। आमतौर पर क्या होता है, जैसे सरकारी लोग को तो छोड़ दो, ठीक है, जैसे हम जैसे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जब तक हमारी फिजिकल एफिशिएंसी हम कमा रहे हैं, महीने के महीने पैसा आ रहा है, बढ़िया घर चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। व्हाट इफ जब हम रिटायर हो जाएंगे? रिटायर होने के बाद क्या? पैसा खत्म। पैसा खत्म तो उसके बाद कहीं ना कहीं परेशानियां होना शुरू हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आज महीने के महीने सैलरी आ रही बहुत अच्छा है, लेकिन कल को जब हम रिटायर हो जाएंगे तो पैसा आना हो जाएगा बंद, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ये बताओ? होगी सर। होगी। तो इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत कंसर्न्ड है और गवर्नमेंट ने आपके लिए आफ्टर रिटायरमेंट का प्रोविजन पहले ही बना के रखा हुआ है। और ये कहता है कि जब तक आप कहीं एज अ वर्कर वर्क कर रहे हो, आपकी जो सैलरी आएगी उससे एक अमाउंट कंपलसरी डिडक्ट होगा, कंपलसरी काटा जाएगा, ठीक है। ये जो अमाउंट काटा जा रहा है इसको एक स्पेशल फंड में डालेंगे जिसे प्रोविडेंट फंड बोला जाएगा। हर महीने आपकी सैलरी से अमाउंट कटता जाएगा और जब आप रिटायर होगे तो ये पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा।
अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, सर हमारी सैलरी का ही क्यों काट रहे हैं पैसा, ऐसे में तो हमारी सैलरी हर महीने कम हो जाएगी। ऐसा आप पूछने वाले हो क्या मेरे से? बोलो। आप यस सर। गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना पैसा हम काटेंगे, एक अमाउंट काटेंगे और उसको प्रोविडेंट फंड नाम के एक स्पेशलाइज फंड में डालेंगे और ये पैसा तब इस्तेमाल करोगे तुम जब तुम रिटायर हो गए, तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो घर वाले इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसमें वर्कर कई बार क्वेश्चन उठाते थे कि भाई हमारी सैलरी से क्यों काट रहे हो। ठीक, इससे तो बॉस के ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है, वो तो और खुश है, सैलरी से काट काट देता है पैसा उतना प्रोविडेंट फंड के नाम से। तो फिर क्या किया गया, प्रॉपर पीएफ के लॉ या प्रोविडेंट फंड के लॉ बनाए गए और इसमें बोला गया कि जो महीने के महीने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जाएगा, जितना एम्प्लॉई करेगा उतना ही एम्प्लॉयर को करना होगा। और गवर्नमेंट ने इसकी एक रेट भी बता दिया कि हर महीने आपकी सैलरी से 12% जो है वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाएगा। जितना आपकी सैलरी से काटा जा रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर या आपके बॉस को भी करना पड़ेगा। तो अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो तो 1,200 रुपए आपकी सैलरी में से कटेगा और 1,200 रुपए कौन देगा, बॉस देगा। तो आपके अकाउंट में हर महीने कितना जमा होगा, 2,400 रुपए जमा होगा। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई सर। तो अब बताओ प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है? 12%। 12%। सैलरी। और कुछ केसेस में या कुछ बिजनेसेस में ये 10% में, ठीक है। यस सर। अदरवाइज प्रोविडेंट फंड का लॉ कहता है कि 12% सैलरी का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। अब इसमें एक स्टार मार्क बना के आपको बात बोल रहा हूं, याद रखना, एम्प्लॉयर को 12% ही कंट्रीब्यूट करना है, बट एम्प्लॉई चाहे तो कंट्रीब्यूशन बढ़वा सकता है, परसेंटेज बढ़वा सकता है। जैसे मैं बैचलर हूं, मैं सोचता हूं यार, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अकेला हूं, अब मैं बोलता हूं कि मेरे को बहुत ज्यादा सेविंग चाहिए, तो ये 12% को मैं अपना 20% भी करवा सकता हूँ, ठीक है। सरकार ने 12% बोला है, मेरे को और सेव करना है, मैं 20% करा सकता हूँ। और एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको सिर्फ कितना करना है, 12%। 12% करना है। अब एक बात बताओ, इस हिसाब से अगर मैं किसी जगह पर 20 साल काम कर दूं, ठीक है, ड्राइंग सैलरी ऑफ 10,000, तो मैं 20 साल बाद जब रिटायर होऊंगा तो मेरे पीएफ अकाउंट में कितना पैसा होगा, बोलो। अब इसमें जैसा 10,000 रुपए महीना सैलरी, तो हर महीने 24,000 पीएफ में जाता है, 2,400 रुपए पीएफ में जाता है, मैं बोलता हूँ। तो 20 साल बाद कितना अमाउंट होगा मेरे पास, फटाफट बोलो। हाँ जी बताइए, अप्रोक्सीमेट 50 लाख रुपए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, नहीं कितना होगा, साल का कितना होगा? 68 लाख। लाख में नहीं जाएगा यार, हाँ लाख में जाएगा। 2,400 महीना है तो साल का कितना हो रहा है, 2,400 रुपए महीना है तो साल का कितना हो रहा है, एक साल का 28,800। अब 28,800 को इंटू 20 कर दो, 5,76,000 रुपए अकाउंट में बनेगा मेरे पीएफ में। सही बात है, इतना। अब ये पैसा आया रिटायरमेंट पे, एकदम मैं फूला नहीं समाया, और मैं क्या किया, ये 5,76,000 का एक यूरो ट्रिप करके आ गया, ठीक है। अब फिर पैसा क्या हुआ, फिर आगे जीवन खुशहाल है कि दुखी है? दुखी। भाई पूरा पैसा तो उड़ा दिए ना, यूरो ट्रिप में गए 5,76,000 पीएफ का उड़ा दिए, बचा क्या, फिर दुखी है। या मैं बोलता ये पीएफ का 5,76,000 आया, मैं क्या किया, अक्सर जो लोग करते हैं, अपने लिए घर बनवा दिया, होम कंस्ट्रक्ट कर दिया,
आगे क्या पैसा नेल फिर दुखी पड़े, पैसा ही नहीं है यार। तो अक्सर लोगों की सिचुएशन होती है कि सरकार ने तो हमको बोल दिया तो हम इतना इतना डिडक्शन करा के अपना प्रोविडेंट फंड में इतना पैसा जमा करवा दिए, पर उसके बाद जब लमसम अमाउंट एक साथ आता है तो हम उसको एक साथ खर्चा भी कर देते हैं, तो फिर परेशान घूमते रहते हैं, क्योंकि हर इंसान को इन्वेस्टमेंट या सेविंग का इंपॉर्टेंस पता नहीं होता। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। यही क्या किया गया है भैया, जब पीएफ बनाया गया है ना, तो पीएफ के साथ मिसलेनियस प्रोविजन बनाए गए हैं। जो मैंने आपको बताया, एक प्रोविजन क्या है, पेंशन स्कीम का है। किसका है? पेंशन स्कीम। और दूसरा है प्रोविडेंट फंड्स की, इंश्योरेंस स्कीम का। अब ये दोनों भी आपको मैं सिखा दे रहा हूं ताकि आपको मन में कोई डाउट ना रहे और आपको एकदम ये क्लैरिटी रहे। पीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना कितना है बोलो तो? 12%। 12% प्लस 12% एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते। ये हो गया, इसमें कोई समस्या है क्या? नो सर। नहीं। अब जैसे आपको ये डर है या आपको ऐसा लग रहा है भैया कि ये लमसम अमाउंट आएगा, ये भी निपट जाएगा, तो फिर आप परेशान रहोगे। तो आप क्या करो, अगर पीएफ स्कीम में आ रहे हो और आपकी नौकरी को 10 साल पूरे हो गए, 10 ईयर सर्विस पीरियड आपको हो गया, कंटिन्यूस सर्विस करते 10 साल हो गया है, तो आप पेंशन स्कीम भी अप्लाई करवा सकते हो। इसमें क्या होगा, ये जो आप 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना प्रोविडेंट फंड में, ये स्प्लिट हो जाएगा। ये एम्प्लॉयर का तो 12 जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पीएफ के अकाउंट में। ये जो आपका 12% स्प्लिट हो जाएगा। अब इसमें से 8.33% आपकी जो सैलरी है वो पेंशन फंड में जाना शुरू हो जाएगी, और आपका जो 3.67% ऑफ सैलरी है वो पीएफ फंड में जाएगी, प्रोविडेंट फंड में जाएगी। तो एकदम इजी सी बात है। अगर आप सिर्फ प्रोविडेंट फंड की स्कीम में आ रहे हो तो क्या हो रहा है, बॉस को 12% करना है, आपको 12% करना है। लेकिन अगर आपकी नौकरी को 10 साल हो गए और आप पेंशन स्कीम भी देते हो, तो फिर आप जो 12% आपकी सैलरी का कटा करता था वो स्प्लिट हो जाएगा। अब आपकी सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में जाएगा, और प्रोविडेंट फंड में जो बचा बैलेंस है, मतलब 3.67% ऑफ सैलरी जाएगा। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। बाकी लोग को आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो मेरे को। हाँ सर। ओके सर। बॉस को तो 12% पीएफ में डालते ही रहना है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, वो तो डालता ही रहेगा। आप जो हो ना, जो आपका 12% सैलरी से कटता था, उसका हिसाब किताब बन जाएगा। कैसा हिसाब किताब बन जाएगा? 8.33% चला जाएगा पेंशन में, 3.67 चला जाएगा पीएफ में। आप प्रोविडेंट फंड। पेंशन स्कीम ले ली है तो आप बता दो, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ये क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी स्कीम इंश्योरेंस स्कीम है, ये फॉर ऑल है। और ये स्कीम कहती है कि जैसे ठीक है, ये सब पेंशन, पीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट व्हाट इफ अगर काम के दौरान वो जो है वर्कर मर जाए तो क्या? तो बॉस के ऊपर क्या होता है, घर वालों को पे करने की ना वर्कर के एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत हेडेक का काम हो जाता है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयर है वो क्या करवाता है, अपने एम्प्लॉय का कंपलसरी इंश्योरेंस करवा देता है। इससे क्या होता है कि अगर कल को एम्प्लॉय मर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर बॉस को जो है कुछ अपने जेब से नहीं पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 स्कीम बेटा एक साथ चलती है। आप बताओ, आपको ये स्कीम समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई सर। कैसे आ गई? आगे सर। कोई यस सर। श्योर हो? यस यस सर। सर। एकदम अच्छे से। अब ये स्कीम कहाँ लगती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी मैं बता दूं इस लॉ की। तो बेसिकली ये माना जाता है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई वर्क हो रहा है, या कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, जहां पर एक साल में 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। कितने से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं? 20 से ज्यादा। इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जहां पर भी 20 से ज्यादा वर्कर किसी भी स्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां ये पीएफ का लॉ अप्लाई होता है। आप बताओ कहां अप्लाई होता है, ये समझ आया कि नहीं आया?
ये बात क्लियर है कि नहीं? कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री जहां 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर ये पीएफ का लॉ अप्लाई होता है। बोलो कितना क्लियर है मेरी बात? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग को, गुंजा, तनीषा, वेदिका, आरजू, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। बात ये समझो कि यहाँ पर एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है, किन पर ये वाला जो पीएफ का लॉ है ये अप्लाई होगा। तो ये माना जाता है एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी अप टू ₹15,000 पर मंथ। जिसकी सैलरी 15,000 रुपए महीने तक है उस पर ये पूरे जो प्रोविडेंट फंड के लॉ हैं जो आपने पढ़े हैं वो अप्लाई होते हैं। और जिसकी सैलरी 15,000 महीने के ऊपर है उसके लिए वॉलंटरी हो जाता है कि वो चाहे तो प्रोविडेंट फंड स्कीम में आए और चाहे तो ना आए। वो फॉर्म भरेगा तो वो आएगा, अदरवाइज वो प्रोविडेंट फंड के लॉज में कवर नहीं होगा। कितना समझ में आई मेरी बात आपको? फिर रिपीट करूं क्या मैं अपनी बात फिर रिपीट करूं सर क्या? लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना। क्या चीज? लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट। यस दो एम्प्लॉय है, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय। अजय कमाता है महीने का 14,000 रुपए और विजय कमाता है महीने का 25,000 रुपए। तो ये जो प्रोविडेंट फंड के लॉ है वो कंपलसरी अजय पर अप्लाई होंगे। ठीक है, कंपलसरी मतलब इसकी सैलरी से 12% कटेगा, बॉस भी 12% डालेगा। पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम सब इसके लिए है। विजय के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी वॉलंटरी है। विजय बोलेगा तो उसका प्रोविडेंट फंड काटेंगे वरना नहीं काटेंगे। कुछ समझ आया? बाकी यस सर। क्या स्टेटस है? क्लियर हो गया प्रोविडेंट फंड का लॉ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। परफेक्टली क्लियर है कि डाउट है? सर क्लियर है। क्लियर एकदम। है सर। चलो अब इसको क्लियर थोड़ा है। आप पढ़ भी लो ताकि आपको एक बार में देख के ये समझ आ जाए और परेशानी ना जाए। लॉ का नाम पढ़ो, क्या है नाम? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। नाम से समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? मिसलेनियस प्रोविजन का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे मिसलेनियस प्रोविजन का क्या मतलब है बोलो? इंश्योरेंस, पेंशन और पेंशन। पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इंश्योरेंस को नॉर्मली बोला जाता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। क्या बोला जाता है? डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को अब इस साल तुम अपने अटेम्प्ट में काट सकते हो। ठीक है, तो अब ये कहाँ अप्लाई हो रहा है? पूरे ऑल ओवर। इंडिया में। कहाँ अप्लाई हो रहा है? हर वो इस्टेब्लिशमेंट जो एक फैक्ट्री के रूप में काम कर रही है जहां पर कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 20 और मोर। या फिर कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है और वहां कितने से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं? 20 और मोर। ठीक है, और कई बार क्या होता है कुछ इस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 से कम वर्कर है वो वॉलंटरीली बोल के भी अपने ऊपर इस एक्ट को लगवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। अदरवाइज लॉ तो कहता है कि 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होने पर ही हम आपके ऊपर पीएफ का लॉ लगाएंगे। आप बता दीजिए कोई दिक्कत? आपको एक क्लियर हुआ कि वो नहीं? सर। हो यस गया सर, क्लियर है। परफेक्टली। एलिजिबिलिटी किस पे आ रही है? तो वो पर्सन जो इस्टेब्लिशमेंट पे वर्क कर रहा है आइदर डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जैसे मैं एक वर्कर हूं, अगर मैं फैक्ट्री में डायरेक्ट नौकरी कर रहा हूं तो भी मेरे ऊपर ये लॉ लग रहा है, और मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हूं तो भी मैं एम्प्लॉय कहाँ का माना जाऊंगा? फैक्ट्री का ही माना जाऊंगा। मुझ पर ये पीएफ का लॉ लगेगा प्रोवाइडेड मेरी सैलरी कितनी हो? अप टू रुपीस कितना? 15,000। 15,000 पर मंथ तक हो। आप बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको नो एप्लीकेशन सर। समझ आ गई अच्छे से? ठीक, ये वापस से एप्लीकेबिलिटी मिसप्रिंट हो गया है तो इसको अपन काट देंगे, इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। ठीक है,
तो इसको आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लो। द एम्प्लॉयर शेल पे द कंट्रीब्यूशन पेबल टू ईपीएफ। ईपीएफ का Employee Provident Fund. डीएलआई का क्या मतलब है? Dep- हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। Deposit link insurance. Insurance. Employee pension fund in respect of member of employee pension fund employed by him directly by or through the contractor. एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है सबका पैसा काट के डाले। बताओ कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? नहीं sir. So, क्लियर है? नो इट्स सर, responsibility of principal employer to pay the principal employer मतलब main boss to pay the contribution payable to EPF, DLI and employee pension fund by himself in respect of employee directly employed by him and also in respect of employee directly employed by him और through ये लाइन ना रिपीट हो गई है यार, इसको थोड़ा देख लो, ठीक है? and also in respect of employee employed by contractor। है वो अपने भी एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूशन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वालों के लिए भी। कोई दिक्कत इसमें? लाइन क्लियर हो गई? yes sir. फिर बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो शब्द में फर्क समझो। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? एम्प्लॉयर, और यहाँ पर क्या लिखा है? एम्प्लॉय Principal employer. Employer. प्रिंसिपल ऑफ फंड। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ओनर मैं हूं, ठीक है? और मेरे नीचे आते सारे वर्कर, तो ये सब हो गए कौन? एम्प्लॉई। और मैं कौन हो गया? Employer. एम्प्लॉयर। फैक्ट्री है, मैं हूं ओनर, मेरे नीचे आता है मैनेजर और उनके नीचे आते हैं वर्कर। तो इन सारे वर्करों को लाने का काम, मैनेज करने का काम मैनेजर करता है। तो ये वर्कर तो एम्प्लॉई है Employee. और इन Owner हो जाएगा principal employer. मैनेजर एम्प्लॉयर है और मैं जो बॉस हूँ वो कौन है? Principal Principal employer. employer. लॉ में शब्दों का थोड़ा क्या करें, खास ख्याल रखें। आपको ऊपर दे दिया एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी बनती है। आपको ये बात समझ आ गई क्या? हाँ sir. अच्छे से रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा कि समझ गए हो? Sir समझ आ गया. समझ गए सर। यहाँ पे क्या लिखा? इक्वल कंट्रीब्यूशन वर्ड क्यों यूज किया? सर क्योंकि जो सर फिक्स्ड बोथ है 12% वो पे परसेंट करेंगे। वो 12% है इसलिए. इक्वल इसलिए किया क्योंकि एम्प्लॉयर को भी करना और एम्प्लॉय को भी करना है, ठीक है? इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ 12%। ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो? 10% in certain cases. of wages is required to be paid by employer and employee whether employed directly or through contractor। ठीक, आप बता दीजिए कोई दिक्कत? No sir. अच्छा, आगे मैंने अच्छा, आपको जो बात बताई है प्रोविजन पढ़ लो। एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी करवा सकता है, पर ये बात एम्प्लॉयर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। आप अपने प्रोविडेंट फंड में अपना परसेंटेज ज्यादा कंट्रीब्यूट करवा सकते हो 12 से, पर क्या बॉस को भी करना है आपकी इक्वली? नहीं, वो सिर्फ कितना करेगा? 12% करेगा। ये बात क्लियर है? Yes हाँ या sir. ना बोलो? Yes, sir. अच्छा, कहां पर 10% प्रोविडेंट फंड का रूल अप्लाई होता है? तो वो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉई है। कितने से कम एम्प्लॉई है? 20 से कम. ठीक है। Less than- दूसरा, जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मतलब इनसॉल्वेंट कंपनी है, ठीक है, जो अपनी लाइबिलिटीज ढंग से पे नहीं कर पा रही है, लेकिन अभी उनको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन रन कर ही रहा है, तो वो भी 10% के हिसाब से। इस पॉइंट में आप शायद कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपको समझा दूं। अब तो ये आउटडेटेड बात हो गई है। पहले हमारे देश में एक बॉडी होती थी जिसका नाम BIFR था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो कंपनियां टेक्निकली इंसॉल्वेंट होती थी, ये उनको वापस से रिवाइव करने का काम करती थी, मतलब फाइनेंशियल पैकेज देती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे BIFR से मेरी कंपनी को एक फाइनेंशियल पैकेज मिल जाए कि तुम कंपनी को थोड़ा आगे रन करने की कोशिश करो, तो इसमें जो माना जाता है कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा पीएफ में, वो कितना परसेंट मिलेगा? 10%। मतलब अपने एम्प्लॉइज की सैलरी का 10% काटेंगे और खुद भी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करेंगे? 10%. ठीक है। तीसरा, कुछ इंडस्ट्री जैसे जूट इंडस्ट्री, बीड़ी इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, कॉयर समझते हो? नहीं.
चरखा बापूजी चलाते थे, Yes, sir. हाँ हाँ. हाँ हाँ ठीक है। गम फैक्ट्री, ठीक है। ये सब पे ना 10% लगता है, ध्यान रहेगा। ये Yes, क्लियर sir. हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो। Yes, sir. Oh, yes, sir. हो गया। अच्छा, लिमिट क्या क्या है किन एम्प्लॉइज पर, तो ये उन एम्प्लॉइज के लिए है जिनकी प्रेजेंट सैलरी अभी कितने रुपए तक है, 15,000। 15,000 तक है। दूसरी बात, आपकी फैक्ट्री की मेन ऑफिस और जितने डिपार्टमेंट में जहां जहां एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी 15,000 तक है, सबका पीएफ कटेगा। बोलो कोई दिक्कत। नो No, सर sir. तो अच्छा, अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगा है तो कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉय का पैसा काटे और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दे दे, ताकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसको प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा करवा सके। बोलो कोई दिक्कत। No, sir. नो सर सर। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करता हूं ना, तो मैं अपने उनमें से पीएफ काट के अपने बॉस को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दे दूंगा, वो फिर कंट्रीब्यूशन करवाएगा, है ना। नेक्स्ट, ये जो कंट्रीब्यूशन है हर महीने 15 तारीख तक अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से क्लियर है कि नहीं ये बात, ये Okay. बता दो। बहुत टेक्निकल हो Yes, sir. गया बेटा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है sir. बाकी लोग को बेटा समझ आ रहा है कि बहुत टेक्निकल हो गया, ये बताओ मेरे को। हाँ सर आ रहा है आ रहा है सर. आ रहा है अच्छे से सारी चीज। तो हर महीने 15 तारीख तक पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये पीएफ अकाउंट हमारा खुलता कहाँ पे, बैंक में खुलता है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इसके लिए एशिया में Yes, sir. हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी है और उसका नाम है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ के ऑफिस हैं, जैसे LIC है हमारे देश में, SBI है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वैसी EPFO है। यहाँ पे पीएफ अकाउंट खुल जाता है और इसमें हर महीने 15 तारीख तक पैसा जाना रहता है। अच्छे से क्लियर हो गया ये। यस सर अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला मैं स्टार बना रहा हूँ और आप भी इसको थोड़ा सा क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। सपोज करो मैं DPS स्कूल में पढ़ाता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ाता हूँ, DPS तो मेरा यहाँ पे पीएफ अकाउंट खुला होगा कि नहीं खुला होगा, मेरा पीएफ अगर अकाउंट सैलरी 15,000 से अबव है तो 15,000 तक है। 10,000 तक है तो हाँ 15,000 तक Up है to 15,000 है तो. तो हर महीने मेरा यहाँ मैं यहाँ पे नौकरी करता था, मेरा पीएफ जाता था। अब क्या हुआ, हाँ मैं ये स्कूल छोड़ दिया हूँ, मैं KPS चला गया हूँ, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं री एम्प्लॉय हो रहा हूँ, मतलब दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जितना पीएफ का पैसा है मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ होना हाँ जी चाहिए sir. होना चाहिए ना। तो ये पैसा जो ऐसा नहीं है कि DPS स्कूल वाले रख देंगे, ये पैसा आगे मेरे पीएफ में कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, चलता रहेगा। ये बात ध्यान रहेगी। Yes, sir. यस सर अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इसमें बेटा, ये बस चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। और इसको आज ही क्या पढ़ देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। अच्छा, फायदे अब सुन लो प्रोविडेंट फंड के क्या है। आपका जो पीएफ का पैसा जमा हो रहा है ना, जो पीएफ फंड में जमा हो रहा है आपका पैसा, आप इसको चाहें तो कभी भी बीच में वन टाइम एक बार विथड्रॉ भी कर सकते हैं। पर ये इसमें शर्त होती है कि पूरा पैसा नहीं विड्रॉ कर पाओगे आप, जो है बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट तक अपने जॉब के दौरान इसे विड्रॉ कर सकते हो। ड्यूरिंग द जॉब आप विड्रॉ कर सकते हो। ऐसे तो ये पैसा आपके रिटायरमेंट का है, लेकिन नौकरी चलते चलते भी क्या है, आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो कुछ सिचुएशन में। जैसे आपको घर खरीदना है, शादी करनी है, भाई बहन के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसे विड्रॉ कर सकते हो। तो दो स्कीम में होता है ये विड्रॉ, एक होता है रिफंडेबल स्कीम में। कौन सी स्कीम में, रिफंडेबल स्कीम मतलब जितना पैसा भी निकाल रहे हो इसको पीएफ वाले लोन ट्रीट करेंगे और मानेंगे कि ये पैसा वापस कर दोगे। और एक होता है नॉन रिफंडेबल स्कीम में, जिसमें ये पैसा आपको दोबारा अपने पीएफ फंड में डालने की जरूरत नहीं है, पैसा आप ही का है। तो जैसे मेरे पीएफ में 10 लाख रुपए जमा है, मैंने 2 लाख रुपए रिफंडेबल स्कीम में निकाला है, तो ये माना जाएगा एक छोटा सा EMI टाइप से मेरी सैलरी में से हर महीने कटती रहेगी, ताकि जो 2 लाख रुपए निकला है उसकी भरपाई हो जाए। समझ आई बात। फिर बोल Yes. भाई मैंने Yes, वैसे sir.
पीएफ बार में पे 10 लाख रुपए हो गया है, 2 लाख रुपए मैं रिफंडेबल स्कीम में निकाल रहा हूँ, तो पैसा वापस भरना पड़ेगा, तो मेरी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कट के वो वहां वापस से 2 लाख जमा हो जाएगा। नॉन रिफंडेबल स्कीम में 2 लाख निकाला हूँ, तो मेरा जो पीएफ है वो 10 से कट कर कितना हो गया, 8 लाख हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? तो अब ये पढ़ोगे ना, एम्प्लॉय कवर्ड enjoy a benefit of social security in form of non-attachable and non-withdrawable financial nest। as such तो विड्रॉ कर नहीं सकते, एक्सेप्शन है कुछ सिचुएशन में, जैसे घर खरीदना, शादी करना, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ आ गया है, क्लियर हो गया? Yes, sir. दिस सम इज पेबल नॉर्मली ऑन रिटायरमेंट और डेथ। ये कब मिलता है? जब आप रिटायर होते हो, डेथ होते हो। और इसके साथ जो अदर बेनिफिट मिलते हैं प्रोविडेंट फंड के, वो है आपको पेंशन स्कीम मिल जाती है और इंश्योरेंस स्कीम मिल जाती है। आई होप यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ या ना बोलते रहो ताकि मेरे को ही पता रहे। हाँ sir. हो गया? यस सर। ओके, बस खत्म हो गया चैप्टर। पेनल्टी क्या है? अगर मान लो आपका बॉस जो है वो आपका डिडक्शन करके भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में नहीं डालता है, तो क्या होगा? तो अगर ऐसी वो गलती 2 महीने तक किया है, मतलब 2 महीने से पिछले आपका पीएफ में पैसा वो नहीं डाल रहा है, तो 5% ब्याज के साथ डालेगा। कितने परसेंट? 5%। अगर ऐसा डिफॉल्ट कर दे, 2 से 4 महीना हो गए, तो 10% ब्याज लग जाएगा। ठीक है? अगर 4 से 6 महीने हो गए तो 15%, और 6 महीने से ज्यादा भी ऐसा डिफॉल्ट कर रहा है, तो जितना भी एरियर में आ गया है, मतलब अकुमुलेट हो गया है, उसका 25% उसको और ऊपर मिलाकर फिर आपके पीएफ फंड में डालना होगा। अच्छे से क्लियर है? हाँ sir. कोई डाउट नहीं है? ये लास्ट लाइन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके काम की नहीं है। आपका यहाँ पे पीएफ प्रोविडेंट फंड चैप्टर खत्म हो गया। अब बताओ, टफ चैप्टर था कि इजी चैप्टर था? आपको कैसा लगा? समझ आया कि नहीं आया? हाँ sir, समझ आ गया। आप इसको ससम्मान अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार पढ़ लेना और अच्छे से, ठीक है? Yes sir. कल मैं आपको हाँ, सर। बोनस बताऊंगा और ग्रेचुइटी, कल दोनों ही खत्म कराऊंगा आपको। कल बोनस और ग्रेचुइटी करने वाले हम लोग, ठीक है बेटा? Yes sir. ये करो, Yes, sir. आज के लिए काफी है।